एक गांव में दो बहन रहती थीं। छोटी बहन बहुत ही भोली भाली थी। उसका रंग थोड़ा सांवला था। जो बड़ी बहन थी वो बहुत ही घमंडी थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वो अपनी छोटी बहन से अपना सारा काम कराती थी। एक दिन दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में हुई। रामलाल के दोनों बेटे अजय और विजय एक साथ काम पर निकलते थे ताकि घर का खर्च चला सकें। अरे भाग्यवान, आज अजय और विजय दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। सुबह से सोच रहा हूँ कि दोनों कहाँ गए। क्या आज भी वे काम पर जल्दी निकल गए? हर रोज तो कम से कम जाते जाते मुझसे और तुमसे मिलकर ही जाते हैं। हाँ जी, वे दोनों आज बहुत जल्दी ही काम पर चले गए थे। कह रहे थे कि आज खेतों में कुछ जरूरी काम है, इसलिए देर होने से पहले पहुंच जाना बेहतर रहेगा। अच्छा, ठीक है। वैसे भाग्यवान, आज हमारी दोनों बहुएं प्रिया और सपना नजर नहीं आ रही। सुबह का समय हो गया मगर आज किसी ने एक प्याली चाय तक नहीं दी। ये तो घर की रौनक सी चली गई है बिना उनके। पता नहीं जी, मेरी बड़ी बहू प्रिया तो हर वक्त काम में लगी रहती है। सुबह उठते ही सबसे पहले रसोई संभालती है, फिर पूरे घर को सहेजती है। लेकिन आपकी लाडली छोटी बहू सपना, उसका नाम भले ही सपना हो पर उसके स्वभाव में जरा भी मिठास नहीं है। सपना बाहर से भले मुस्कुराती फिरती हो मगर अंदर से उसका मन कितना मैला है ये मैं भली भांति जानती हूँ। शांति अपनी छोटी बहू सपना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी बड़ी बहू प्रिया से ही प्यार करती थी। अरे भाग्यवान, तुम ऐसा मत कहा करो। आखिर वो भी तो हमारी छोटी बहू है। कभी कभी इंसान की अच्छाई तुरंत नजर नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर अच्छाई है ही नहीं। हमें दोनों बहुओं को एक समान नजर से देखना चाहिए। घर तभी खुशहाल रहेगा जब हमारे दिलों में बराबरी का भाव होगा। नहीं जी, आप कुछ भी कह लें, मेरी बड़ी बहू प्रिया जैसी कोई नहीं हो सकती। वो मेरी हर बात बिना कुछ कहे मान लेती है। मेरी जरूरत से पहले ही सब समझ जाती है। लेकिन आपकी प्रिय सपना ना, उसमें संस्कार है न समझदारी। उसके कामकाज और बोलचाल से बस मन खिन्न हो जाता है। प्रिया बहुत खूबसूरत थी, जबकि सपना का रंग थोड़ा सांवला था। इसी वजह से शांति को प्रिया बहुत पसंद थी, पर सपना नहीं। भाग्यवान, दुनिया की ऊंच नीच इंसान के दिल की अच्छाई से बड़ी नहीं होती। प्रिया अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सपना भी बुरी नहीं है। शायद तुमने उसे कभी सच में समझने की कोशिश ही नहीं की। वो भी इस घर का हिस्सा है। इसकी रसोई की महक, इस आंगन की हवा, सब में उसका भी हक है। हमें उसे अपनापन देना चाहिए, न कि ताने। आप चाहे कितनी भी बातें कह लें, लेकिन मेरे मन में जो भाव है वो यूं ही नहीं मिटेगा। प्रिया मेरी आंखों का तारा है और सपना वो मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना पाई। ठीक है भाग्यवान, कभी कभी जिंदगी अपने आप इंसान को आईना दिखा देती है। एक दिन तुम्हें सब कुछ खुद समझ आ जाएगा कि असली चमक सोने की नहीं बल्कि उस दिल की होती है जो सच्चा और निष्कपट हो। रात का समय था। रामलाल अपने दोनों बेटों अजय और विजय के साथ बातें कर रहा था। अजय, विजय, तुम दोनों का कामकाज कैसा चल रहा है बेटा? देखो, आजकल तो तुम लोग सुबह सुबह काम पर निकल जाते हो और रात को देर से लौटते हो। पहले तो सुबह चाय पीते हुए कुछ बातें हो जाती थी, लेकिन अब तो मुलाकात तक नहीं हो पाती। माँ भी कहती है कि घर अब कितना खाली खाली लगता है जब तुम दोनों सामने नहीं होते। पिताजी, काम तो ठीक चल रहा है, लेकिन जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। अब हर दिन कुछ नया काम आ जाता है। कभी ऑफिस के नए प्रोजेक्ट्स, कई बार तो ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन पंख लगाकर उड़ गया हो। लेकिन पिताजी, हम दोनों भाई ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे। हम तो ये सब आपके और माँ के सुख के लिए कर रहे हैं, ताकि आप दोनों को किसी बात की चिंता ना करनी पड़े। हाँ पिताजी, अजय भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम छोटे थे तब आपने हमारे लिए जो किया उससे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आपने अपनी खुशियां, अपनी जरूरतें सब हमारी खातिर कुर्बान कर दी। अब वक्त हमारा है कि हम वो सब लौटा दें जो आपने हमारे लिए किया। अब आपकी और पूरे घर की जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों की है। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। बिल्कुल सही कहा बेटा। समय का पहिया यूं ही घूमता है। कभी माता पिता बच्चों का सहारा बनते हैं और फिर एक दिन बच्चे ही माँ बाप का सहारा बनते हैं। अब मैं और तुम्हारी माँ बूढ़े हो चले हैं। तुम दोनों की पत्नियां भी घर का हिस्सा हैं और अब पूरा घर तुम लोगों की जिम्मेदारी बन चुका है। मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे इतने समझदार और जिम्मेदार बने हैं। तुम दोनों की बातें सुनकर मेरा दिल गर्व से भर गया। पिताजी, आपकी खुशी ही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। हम दिन रात मेहनत करेंगे ताकि इस घर में कभी किसी चीज की कमी ना हो। हम चाहते हैं कि अब आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, ना कोई चिंता, ना कोई बोझ। आपने हमें जीना सिखाया है,
अब हमें आपका जीवन आसान बनाना है। बिल्कुल पिताजी, अजय भैया ने जो कहा वही हमारी भावना है। हम दोनों भाई मिलकर इस घर को ऐसे चलाएंगे कि आपको कभी किसी बात की फिक्र ना करनी पड़े। आप बस सुकून से रहें, माँ के साथ वक्त बिताएं और हमें दुआ दें, क्योंकि आपकी दुआओं से बढ़कर इस दुनिया में कोई ताकत नहीं। ऐसे ही जब तीनों बाप बेटे बातें कर रहे थे तभी शांति वहां आ गई। अरे वाह, आज तो तीनों बाप बेटे ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे पुराने दिनों की याद ताजा हो गई हो। बताओ जरा, इतनी गंभीर चर्चा किस बात की चल रही है? कभी तो माँ को भी अपने राज में शामिल कर लिया करो। सुबह से रसोई में लगी हूँ, अब देखती हूँ यहाँ तो परिवार की संसद चल रही है। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई खास बात नहीं थी, बस यूं ही पिताजी के साथ थोड़ा वक्त बिताने का मन हुआ। आप तो जानती ही हैं, आजकल काम का बोझ इतना बढ़ गया है कि सुबह जल्दी निकल जाते हैं और रात को देर से लौटते हैं। कभी ठीक से पिताजी से बात करने का मौका ही नहीं मिलता। सोचा आज थोड़ा मन का बोझ हल्का किया जाए और कुछ पुरानी बातें याद की जाएं। हाँ भाग्यवान, जब बच्चे यूं पास बैठते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती है। बचपन से इन्हें देखा है, अब जवान हो गए हैं, जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, फिर भी जब ये सामने बैठते हैं तो लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। आज के जमाने में परिवार के साथ बैठकर कुछ पल गुजारना ही सबसे बड़ी दौलत है। तुम सोचो, ये बातें ही तो हैं जो दिल को सुकून देती हैं, बाकी सब तो बस जीवन की दौड़ है। सही कह रहे हैं पिताजी, आज वाकई बहुत दिनों बाद ऐसा मौका मिला है। आपके साथ बैठकर मन को जो सुकून मिला है वो किसी और चीज में नहीं। हम रोज काम की भाग दौड़ में उलझ जाते हैं, पर आज महसूस हुआ कि असली खुशी तो इन्हीं पलों में है। आपके अनुभव और आपकी बातें हमारे लिए किसी किताब से कम नहीं है। काश हर दिन ऐसे कुछ पल निकाल पाते। देखा ना, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि परिवार के साथ बैठकर बातें करना सबसे बड़ी बात है। ये छोटी छोटी बातें ही घर को घर बनाती हैं। खुशी इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि हम एक दूसरे के साथ कितना समय बिताते हैं। चलो अब जरा रसोई की तरफ भी ध्यान दे लो। खाना बन गया है। आज सब साथ बैठकर खाना खाएंगे, बातें करेंगे और कुछ हंसी मजाक भी होगा। घर की रौनक तो तभी होती है जब सब एक साथ बैठें। इतना बोलकर सब खाना खाने चले जाते हैं। अगली सुबह शांति चारपाई पर बैठी हुई थी, तभी उसकी छोटी बहू सपना उसके पास आई। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? मुझे क्या पता, तू जो बनाना है बना ले, बस अच्छा लगना चाहिए। और मेरी बड़ी बहू कहाँ है? बेचारी दिन भर काम करती रहती है। जा उसे जाकर एक कप चाय दे आ। तू तो उतना काम भी नहीं करती, अब जा उसे चाय दे आ। शांति की ऐसी बातें सुनकर सपना उदास हो गई। जी माँ जी, मैं दीदी के लिए अभी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। सपना ये कहकर प्रिया के लिए चाय बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद सपना चाय लेकर प्रिया के कमरे में पहुंची। दीदी, आप क्या कर रही हैं? मैं आपके लिए गरम गरम चाय बनाकर लाई हूँ। सुबह से आप घर के काम में लगी हुई हैं, थोड़ा आराम भी कर लीजिए ना। अरे सपना, तुम तो बिल्कुल सही समय पर आ गई। सच कहूँ तो आज तो पूरे दिन से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। घर के सारे काम निपटाने के बाद अब जरा बैठी हूँ। वैसे अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम भी करवाना था। अरे दीदी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। पहले आप ये चाय पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। और बताइए कौन सा काम करवाना है, मैं अभी कर देती हूँ। वैसे भी मेरे पास अभी थोड़ा वक्त है। सपना, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो जरा मेरे पैर दबा दोगी क्या? सुबह से लगातार काम करते करते इतने थक गए हैं कि अब तो खड़े रहना भी मुश्किल लग रहा है। थोड़ी देर दबा दोगी तो शायद दर्द कम हो जाए। अरे दीदी, इसमें दिक्कत की क्या बात है? आप तो मेरी बड़ी बहन है, मैं अभी आपके पैर दबा देती हूँ। आप जरा चाय आराम से पीजिए और थोड़ी देर के लिए आंखें भी मूंद लीजिए। मैं देखती हूँ कि आपका सारा दर्द छूमंतर हो जाए। धन्यवाद सपना, सच में तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे जैसे कोई घर में हो तो थकान भी मिठास में बदल जाती है। शांति की बड़ी बहू प्रिया बहुत ही चालाक थी। वो अपनी सास और ससुर के सामने काम करने का नाटक करती थी, लेकिन असल में कभी भी काम नहीं करती थी और सारा काम सपना पर डाल देती थी। चलिए दीदी, आप ऊपर बैठ जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। सपना ऐसा कहकर प्रिया के पैर दबाने लग जाती है। ऐसे ही जब सपना प्रिया के पैर दबा रही थी, तभी प्रिया को एहसास हुआ कि उसकी सास शांति उसके कमरे की तरफ आ रही है। अरे सपना, तुमने तो मेरे पैर बहुत अच्छे से दबाए हैं। एक काम करो, तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं। अगर आप मेरे पैर छुएंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप रहने दीजिए। अरे सपना, कोई बात नहीं, मैं दबा देती हूँ। ऐसा कहकर प्रिया सपना का पैर दबाने का नाटक कर ही रही थी, तभी कमरे में उनकी सास शांति आ गई। शांति आकर देखती है कि प्रिया सपना का पैर दबा रही है। अरे सपना, ये क्या कर रही है तू?
तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रिया को तेरे पैर दबाने देने की? तुझे पता नहीं कि प्रिया तुझसे बड़ी है? और प्रिया, तूने उसका पैर क्यों दबाया? शांति के ऐसे कहने पर सपना और प्रिया खड़ी हो गईं। नहीं माँ जी, मैंने सपना से कहा था कि मैं उसका पैर नहीं दबाऊंगी, पर सपना ने मुझे धमकी दी, इसलिए मैं उसका पैर दबा रही थी। प्रिया की ये बातें सुनकर सपना की आंखों में पानी आ गया। शांति ने भी सपना को बहुत सारी बातें सुनाई। उन दोनों की बातें सुनकर सपना रोते रोते अपने कमरे में चली गई। सपना प्रिया के कमरे से बाहर आकर चारपाई पर उदास होकर बैठी होती है। तभी उसके ससुर रामलाल आ जाते हैं और चारपाई पर बैठकर सपना से कहते हैं, अरे बहू सपना, क्या बात है? तुम यूं एक कोने में उदास बैठी क्यों हो? सुबह से तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा। सब ठीक तो है ना बेटा? कहीं किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया तुम्हें? नहीं नहीं पिताजी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा मन भारी था इसलिए अकेली बैठ गई थी। आप बैठे, मैं रसोई में जाकर जरा काम निपटा लूं। अभी दोपहर का खाना भी तैयार करना है। सपना ये बोलकर रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रामलाल की पत्नी शांति रामलाल के पास आई और सपना के बारे में बुरा बोलने लगी। उसी समय प्रिया भी अपने सास ससुर के सामने काम करने का नाटक करने रसोई में चली गई। अरे सपना बहन, वाह, आज तो रसोई में कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो भला? लगता है आज फिर सब तुम्हारे हाथ के खाने की तारीफ करेंगे। ओह हाँ, माँ जी ने तुम्हें बुलाया है, जरा जाकर उनसे मिल लो, कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा दीदी, माँ जी ने बुलाया है, ठीक है मैं अभी जाती हूँ। प्रिया ने चालाकी से सपना को रसोई से बाहर कर दिया और सपना ने जो खाना बनाया था उसमें बहुत सारा नमक डाल दिया। अब बताती हूँ कि तेरे खाने की तारीफ कौन करता है। बड़ी भोली बनती है ना तू। प्रिया के खाने में नमक डालने के बाद रसोई में सपना वापस आ जाती है। दीदी, माँ जी ने तो मुझे बुलाया ही नहीं है। शायद आपने सुनने में गलती कर दी है। हाँ हाँ सपना, लगता है शायद मुझे ही भ्रम हुआ था। सपना प्रिया को प्यार और सम्मान करती थी, पर प्रिया सपना से उतनी ही नफरत करती थी। सपना, तुम एक काम करो, पिताजी और माँ जी को बुला लाओ, मैं चारों के लिए खाना लगा देती हूँ, उसके बाद हम सब एक साथ खाना खाएंगे। प्रिया ने इसलिए सपना को सासू माँ को बुलाने भेजा ताकि वो सपना का खाना और खराब कर सके। उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठ गए। अरे ये क्या है? ये खाना इतना खारा क्यों है? किसने बनाया ये सब्जी? मुंह में डालते ही स्वाद बिगड़ गया पूरा। हर रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। अब तो लगने लगा है इस घर में किसी को भी खाना बनाना ठीक से नहीं आता। क्या हुआ माँ जी, कोई दिक्कत है क्या? ये खाना मैंने ही बनाया है। मैंने तो सब कुछ ठीक तरह से डाला था, नमक भी नाप कर डाला था और परोसने से पहले चख भी लिया था। तब तो मुझे बिल्कुल सही लगा था माँ जी, कहीं कुछ गड़बड़ कैसे हो गई? ओह, अब तो मुझे ही झूठा कहेगी क्या? अगर खाना बनाना नहीं आता तो क्यों बनाती है यूं बेकार का खाना? हर बार कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है तेरे पास। मैं यूं ही नहीं कहती कि तू किसी काम की नहीं सपना। देख ले जरा, इतना नमक डाला है कि मुंह जलने लगा। क्या किसी को इस तरह खाने में नमक डालते देखा है तूने? हर बार सबको शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है तेरी वजह से। माँ जी, मैं तो बस ये कहना चाहती थी कि शायद किसी और ने बाद में कुछ और डाल दिया होगा, या चूल्हे पर ज्यादा देर रहने से स्वाद बदल गया हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपसे बहस करूं माँ जी। मुझे तो बस ये समझ नहीं आ रहा कि इतना नमक आखिर आया कहाँ से। बस बस, ज्यादा बातें मत बना। अब ये भी तू ही बताएगी कि नमक अपने आप चलकर आ गया खाने में। बात पलटने में तू बड़ी माहिर हो गई है। तेरे जैसी बहुएं ही घर का सुकून छीन लेती हैं। अरे सपना, तू भी कमाल करती है। माँ जी से इस तरह मुंह लगाकर बात करती है। जरा सा नमक ज्यादा हो गया तो क्या हुआ? माँ जी का अनुभव तेरे पूरे जीवन से ज्यादा है। गलती तेरी है और तू बहस कर रही है माँ से। इतना भी नहीं समझती कि बड़ों के सामने चुप रहना चाहिए। अब माफी से क्या होगा? जिसे घर का स्वाद बिगाड़ना आता है उसे सुधारना नहीं आता। जाओ, ये खाना फेंक दो और दोबारा बनाओ। और इस बार ध्यान रहे नमक जरा कम डालना, वरना अगली बार खुद ही खा लेना। ऐसे ही शांति और प्रिया ने सपना को खरी खोटी सुना दी, पर रामलाल उस समय एकदम चुप था, क्योंकि वो हमेशा से सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि शांति और प्रिया को उनकी गलती का एहसास करा सके और उन्हें शर्मिंदा कर सके। रात का समय, सपना उदास मन से अपने कमरे में बैठी है। तभी उसका पति विजय वहाँ पर आता है और बोलता है, अरे भाग्यवान, क्या बात है? तुम यहाँ इस तरह अकेली क्यों बैठी हो? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सुबह जब मैं काम पर गया था तब तो तुम हंस रही थी, अब अचानक ये उदासी कैसी? कुछ हुआ है क्या? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस यूं ही थोड़ा थकान महसूस हो रही थी, इसलिए चुपचाप बैठ गई। आप बताइए, आज आपका दिन कैसा रहा काम पर? बहुत थक गए होंगे ना? भाग्यवान, तू मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? तेरी आंखें सब कह रही हैं। मैं तुझे रोज देखता हूँ,
तेरे चेहरे की हर मुस्कान, हर उदासी पहचानता हूँ। कुछ तो जरूर हुआ है जिससे तू अंदर ही अंदर परेशान है। मुझसे कुछ मत छिपा, बता क्या बात है। विजय के ऐसे कहने पर सपना ने दिन में हुई सारी बातें अपने पति को बता दी। अच्छा तो ये बात है। देख भाग्यवान, मैं जानता हूँ माँ कभी कभी गुस्से में कुछ ज्यादा बोल देती हैं, पर दिल से वो बुरी नहीं है। और जहाँ तक भाभी की बात है, वो तुमसे उम्र में बड़ी हैं, रिश्ते में भी तुम्हारी दीदी जैसी हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा भी होगा तो घर के भले के लिए ही कहा होगा। हर घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उन्हें दिल पर मत लिया करो। हाँ जी, मुझे पता है, पर बात यह है कि मैंने खाना बनाते समय खुद चक्कर देखा था। नमक एकदम ठीक था, लेकिन सबकी थाली में ज्यादा कैसे हो गया ये मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। माँ जी ने सबके सामने डांट दिया, बहुत बुरा लगा। अरे भाग्यवान, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए दिल मत दुखाया कर। खाना बनाते समय कभी कभी ऐसी गलती किसी से भी हो जाती है। अब तो खुद सोच, इतना सारा काम, इतना सारा तनाव, अगर थोड़ा नमक ज्यादा हो गया तो क्या हुआ? अगली बार थोड़ा ध्यान रख लेना बस। मैं दिन भर काम पर मेहनत करता हूँ ताकि शाम को जब घर लौटूं तो तेरे चेहरे पर मुस्कान देख सकूं। अब अगर घर आकर तो इस तरह उदास मिलेगी तो मेरे दिन भर की थकान कैसे मिटेगी भाग्यवान? चलो अब ये सब भूल जाओ और अपनी वही प्यारी मुस्कान वापस लाओ। हाँ जी, ठीक कहते हैं आप। सच में मैं बस छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना लेती हूँ। आप दिन भर हमारे लिए मेहनत करते हैं और मैं यहाँ बैठी उदास हो जाऊं तो आपको बुरा तो लगेगा ही। अब से मैं ऐसी बातों को दिल पे नहीं लूंगी। वाह भाग्यवान, अब ये हुई ना समझदार और प्यारी पत्नी वाली बात। यही मुस्कान मैं हर दिन देखना चाहता हूँ। याद रखो, जिंदगी में छोटी बातों को लेकर मन भारी नहीं किया करते। हम दोनों साथ हैं तो हर मुश्किल आसान है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बातें करने लगे। इधर रामलाल और उसकी पत्नी शांति आपस में बातें करते हैं। भाग्यवान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। काफी समय से मैं देख रहा हूँ कि घर के माहौल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज तो हद ही हो गई। दिन में जब हम सब खाना खा रहे थे तो बस जरा सा नमक क्या ज्यादा हो गया। तुम और बड़ी बहू दोनों ने मिलकर छोटी बहू सपना को जितना कुछ सुना दिया, वो सुनकर मेरा दिल सच में बहुत दुखी हो गया। आखिर वो भी इस घर की बहू है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर उससे कोई गलती हो भी जाए तो उसे प्यार से समझाना चाहिए, ना कि सबके सामने उसे अपमानित करना। अरे जी, अब आपको भी उसी सपना की फिक्र सताने लगी है क्या? आपको उसमें ऐसा क्या खास दिखाई देता है? वो लड़की किसी काम की नहीं है, एक काम भी ठीक से नहीं करती। हर बार बहाने, हर बार गलती। आज खाना बनाया तो नमक डाल दिया पहाड़ जितना, और आप कह रहे हैं कि मैं उसे प्यार से समझाऊं? कब तक उसके ऐसे बचकाने कामों पर पर्दा डालते रहेंगे आप? भाग्यवान, मैं सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पिछले कई महीनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा सारा स्नेह और सम्मान सिर्फ बड़ी बहू के लिए है। तुम उसे बेटी जैसा मानती हो, हर वक्त उसकी तारीफ करती हो, लेकिन जब बात छोटी बहू की आती है तो तुम्हारा चेहरा ही बदल जाता है, बातों का लहजा कठोर हो जाता है। कभी सोचा है कि क्यों? क्या छोटी बहू ने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया? क्या उसने कभी जवाब दिया तुम्हें? फिर भी तुम उसे बराबरी का दर्जा क्यों नहीं देती? आपको क्या पता कि वो सपना कितनी चालाक? आपके सामने तो वो मासूम बनती है, लेकिन घर के अंदर उसके असली रंग नजर आते हैं। आप दिन भर बाहर रहते हैं, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आपको लगता है कि वो बहुत भोली है, लेकिन मैं जानती हूँ उसकी हर हरकत में बनावट है। वो सबका दिल जीतने के लिए मीठे बोल बोलती है, पर असल में उसका मन कितना छल से भरा है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कभी अपने दिल से पूछो कि कहीं तुम्हारा नजरिया ही तो गलत नहीं? तुम सांस हो इस घर की, बड़ी। तुम्हें दोनों बहुओं के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। जो गलती छोटी बहू से हो सकती है वो बड़ी बहू से भी हो सकती है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। अगर तुम ही न्याय नहीं करोगी तो घर में शांति कैसे रहेगी? याद रखो, प्यार से झुकाने की ताकत डांट से ज्यादा होती है। तुम्हारा ये अहंकार, ये भेदभाव एक दिन तुम्हें ऐसी परिस्थिति में डाल देगा जहां तुम्हें खुद पछताना पड़ेगा। बस बस, अब मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं इस घर की बहुएं कब से संभाल रही हूँ, मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी सपना बहू का पक्ष लीजिए, बाकी मैं जानती हूँ कि इस घर को कैसे चलाना है। ठीक है भाग्यवान, जो तुम्हें सही लगे वही करो, लेकिन याद रखना, ऊपर वाला सब देख रहा है, वो न्याय करता है और उसका न्याय कभी गलत नहीं होता। जब समय बदलेगा तो शायद तुम्हें समझ आ जाएगा कि किसके साथ तुमने नाइंसाफी की और कौन सच में इस घर का भला चाहता था। अगली सुबह रामलाल और शांति चाय पीकर बैठे थे। भाग्यवान, क्या अजय और विजय काम पर निकल गए हैं? हाँ जी, वे दोनों सुबह सुबह ही निकल गए। बेचारे रोज इतने जल्दी उठते हैं, खाना भी ढंग से नहीं खा पाते, सारा दिन मेहनत करते हैं। बस घर का खर्च किसी तरह चल जाए यही सोचकर लगे रहते हैं। हाँ भाग्यवान, बच्चों को दिन ब दिन इतनी जिम्मेदारियां उठाते देखकर मन भारी हो जाता है। कभी लगता है काश थोड़ा आराम भी मिल पाता उन्हें, पर क्या करें, यही तो जिंदगी है। ऐसे ही रामलाल और शांति की बातों के बीच प्रिया आ जाती है। माँ जी, पिताजी आपने चाय पी ली ना? मैंने सोचा कप उठा लूं ताकि मैं रसोई थोड़ा साफ कर दूं। हाँ प्रिया बेटी, हमने चाय पी ली है,
ले ये कप रख ले, और ध्यान रखना चाय की केतली में जरा पानी डाल देना, वरना नीचे जल जाएगी। प्रिया चाय के कप लेकर चली जाती है। अरे वाह भाग्यवान, बड़ी बहू से तो बड़ी प्यार से बात करती हो, ऐसे बोलती हो जैसे वो तुम्हारी सगी बेटी हो। पर जरा सोचो, छोटी बहू से भी अगर ऐसे ही प्यार से बोलोगी तो घर में और भी ज्यादा शांति और अपनापन रहेगा। अरे जी, अब आप भी ना सुबह सुबह वही पुरानी बातें लेकर बैठ गए। रात को भी यही समझा रहे थे, अब फिर वही शुरू कर दी। देखिए जी, मैं बुरा नहीं चाहती किसी का, पर कभी कभी छोटी बहू का व्यवहार बस ठीक नहीं लगता। घर में बड़ों का आदर करना चाहिए ना, और वो तो छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती है। ऐसे में मन कैसे बने कि उससे प्यार से बात की जाए। भाग्यवान, गुस्सा करने से तो रिश्ते और दूर हो जाते हैं। हम बड़े हैं तो हमें ही थोड़ा झकना पड़ता है। क्या पता प्यार से बोलने पर उसका भी मन बदल जाए। आखिर वो भी तो हमारे घर की बेटी जैसी ही है। ठीक है जी, आपकी बात मान लेती हूँ। वैसे बताइए, आज आपका दिन क्या सोच रखा है? अरे हाँ भाग्यवान, आज मेरा पुराना दोस्त श्याम बहुत दिनों बाद मिलने आ रहा है। सुना है वो अब शहर में बस गया है, पर बचपन की बातें आज भी याद करता है। अरे वाह जी, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं भी कितने सालों से नहीं मिली उनसे। याद है जब वो हमारे यहाँ आखिरी बार आए थे तो बच्चों के लिए मिठाई और खिलौने लाए थे। बड़ा ही मिलनसार आदमी है। हाँ भाग्यवान, उसकी बातें अब भी कानों में गूंजती हैं। आज उससे मिलकर पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। सोचकर ही मन खुश हो रहा है कि इतने सालों बाद वो फिर हमारे घर आएगा। हाँ जी, आज तो दोनों पुराने दोस्त मिलकर खूब बातें करेंगे। मैं आपके लिए और उसके स्वागत के लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ। तो भाग्यवान, अब तो यादें ताजा होना तय है। मैं जरा बाहर टहलने जा रहा हूँ। अगर मेरे आने से पहले शाम आ जाए तो कृपया उसकी अच्छी तरह खातिरदारी कर लेना। वो बहुत सीधा साधा आदमी है, किसी को तकलीफ नहीं देता। हाँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। आपका दोस्त आएगा तो मैं उसका खूब स्वागत करूंगी। वैसे आप भी जल्दी लौट आइए, नहीं तो वो पूछने लगेगा कि रामलाल कहाँ गायब हो गया। अरे नहीं भाग्यवान, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर ताजी हवा ले आता हूँ। रामलाल शांति से ऐसा कहकर बाहर टहलने चले जाते हैं। कुछ समय बीत गया और रामलाल का दोस्त श्याम आ गया। श्याम सीधे घर के अंदर आया और आवाज लगाई। अरे ओ रामलाल, कहाँ हो भाई तुम? देखो मैं आ गया हूँ। तुम्हें मिले बिना तो अब चैन ही नहीं मिला। इतने साल बीत गए, लेकिन आज सोचा कि पुराने दिनों की याद ताजा कर ही लूं। जल्दी से बाहर आओ भाई। श्याम की आवाज लगाने की थोड़ी देर बाद प्रिया बाहर आई। अरे तू कौन है अंदर? कहाँ घुसा चला आ रहा है? बूढ़े कहीं के, तुम्हारे में अकल नहीं है क्या? प्रिया रामलाल के दोस्त को नहीं पहचानती थी, और वैसे भी प्रिया का व्यवहार सपना जैसा अच्छा नहीं था। उसे ये पता ही नहीं था कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। अरे बेटी, नाराज क्यों होती हो? मैं कोई पराया नहीं हूँ। तुम्हारे ससुर रामलाल का बचपन का दोस्त हूँ। श्याम नाम है मेरा। हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की, खेल कूद किया और जिंदगी के कई साल साथ गुजारे। बस आज उसी दोस्ती को याद करते हुए मिलने चला आया हूँ। वैसे रामलाल कहाँ है? अंदर होंगे क्या? श्याम के ये कहने के बाद प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। दरअसल प्रिया बाहर जाने के लिए निकली थी और श्याम को देखकर उसने ऐसा बुरा व्यवहार कर दिया। प्रिया के वहां से जाने के बाद सपना बाहर आ गई। अरे नमस्ते चाचा जी, आप कौन हैं? माफ कीजिएगा, मैंने शायद आपको पहले कभी देखा नहीं। आइए ना, ऐसे खड़े क्यों हैं? बैठिए जरा आराम से। अरे बेटी, धन्य हो तुम। मैं तुम्हारे ससुर रामलाल का बचपन का दोस्त हूँ, श्याम। बहुत साल बाद सोचा कि पुराने साथी से मिल लूं, लेकिन जब यहाँ आया तो लगा जैसे वक्त ही ठहर गया हो। हर कोना, हर दीवार पुराने दिनों की याद दिला रही है। अरे तो आप वही श्याम चाचा हैं? पिताजी तो अक्सर आपका जिक्र करते हैं, कहते हैं श्याम जैसा सच्चा दोस्त कोई नहीं। चाचा जी आप आइए, बैठिए। मैं अभी माँ जी को बुलाती हूँ, उन्हें बहुत खुशी होगी आपको देखकर। ऐसा कहकर सपना शांति को बुलाने चली गई। थोड़ी देर बाद शांति बाहर आई और श्याम के साथ बैठ गई। अरे अरे, आप आ गए श्याम जी। सच कहूँ तो मुझे आपके आने का जरा भी पता नहीं चला। दरअसल मैं थोड़ी देर के लिए अंदर रसोई में थी, कुछ मिठाई बना रही थी। अगर पता होता कि आप आने वाले हैं तो मैं खुद दरवाजे पर आपका स्वागत करने खड़ी रहती। आपको आने में कोई परेशानी या तकलीफ तो नहीं हुई ना रास्ते में? हमारा इलाका तो थोड़ा अंदर की ओर है, इसलिए मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो। अरे नहीं भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे यहाँ आने में जरा भी तकलीफ नहीं हुई। इस घर तक का रास्ता तो मेरे दिल में बसा हुआ है। इतने सालों से इस घर का स्नेह, अपनापन और आपकी रसोई की खुशबू सब कुछ वहीं तो खींच लाता है मुझे। आज भी जैसे ही चौखट पार की, मन में पुरानी यादें ताजा हो गई। तो भाभी जी, सब कैसे हैं घर में? रामलाल भैया, बच्चे, बहुएं सब कुशल मंगल है ना? काफी दिनों से मिलने का अवसर ही नहीं मिला था। बस सोच लिया आज मिलने जरूर आऊंगा। आप सबका हालचाल जानने की बड़ी इच्छा थी। हाँ हाँ, सब कुशल मंगल ही है श्याम जी। भगवान की कृपा से घर में सब ठीक है। बच्चों का कामकाज भी अच्छा चल रहा है। आप बताइए, आपके घर पर सब कैसे हैं? भाभी, बच्चे सब स्वस्थ है ना? मैं तो कई बार सोचती हूँ कि कभी अचानक आपके घर जाऊँ, लेकिन फिर कामकाज में समय ही नहीं मिल पाता। हाँ भाभी जी, वहाँ भी सब ठीक ही हैं। बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई और काम में व्यस्त रहते हैं और मैं भी अब थोड़ा आराम से रहने लगा हूँ।
वैसे रामलाल भैया कहाँ हैं? जब से आया हूँ नजर नहीं आए। सोचा था आते ही उनसे थोड़ी देर बैठकर पुरानी बातें करूंगा। अरे आपके दोस्त तो थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने गए हैं। सुबह से ही उनका मन बहुत प्रसन्न था। जब उन्हें पता चला कि आप आ जाने वाले हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। कह रहे थे, अरे शाम आ रहे हैं, कितने बरस हो गए मिले बिना। बस थोड़ी देर में लौटते ही होंगे। आप बैठिए, मैं उनके लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। वाह भाभी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतने दिनों बाद रामलाल से मिलूंगा। हमारी पुरानी बातें, हंसी मजाक सब याद आ रहे हैं। और हाँ भाभी जी, आपकी छोटी बहू से अभी अभी मुलाकात हुई। बहुत ही नम्र, संस्कारी और सभ्य लग रही थी। उसने जिस आदर और विनम्रता से मेरा स्वागत किया, दिल खुश हो गया। सच कहूँ, ऐसी बहुएं अब कम ही देखने को मिलती हैं। अरे आपने तो अभी हमारी छोटी बहू सपना को ही देखा है। वो सचमुच बहुत सीधी सादी और भली है। मगर हमारी बड़ी बहू प्रिया भी उससे किसी बात में कम नहीं। वो तो और भी ज्यादा संस्कारी, समझदार और घर संभालने में निपुण है। घर की जिम्मेदारियां बड़े सलीके से निभाती है। दोनों बहुएं हमारे घर की शोभा हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम पर। शांति की ये बात सुनकर श्याम हैरान हो जाते हैं। लेकिन प्रिया ने जो व्यवहार श्याम के साथ किया था, उसके बारे में श्याम शांति को नहीं बताते, क्योंकि शांति को बुरा लग सकता था। ऐसे ही श्याम और शांति की बातों के बीच रामलाल आ जाते हैं। श्याम को देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं। अरे श्याम, तू कब आ गया रे भाई? मुझे तो जरा भी भनक नहीं लगी कि आ गया है। अचानक दरवाजे पर तेरा चेहरा देखकर तो मेरा मन ही खुश हो गया। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? रास्ता सही मिला? और हाँ, तेरे घर पर सब लोग कैसे हैं? भाभी जी, बच्चे सब ठीक है ना? अरे रामलाल, जरा सांस तो ले ले। इतने सारे सवाल एक ही बार में पूछ डाले तूने। अरे हाँ जी, आप तो खुशी से उछल रहे हैं। आपका दोस्त यहीं पर है। धीरे धीरे अच्छे से बातें कीजिए, इतनी क्या जल्दी है? अरे भाग्यवान, मैं क्या करूं? श्याम को इतने लंबे समय बाद देख रहा हूं तो मन अपने आप ही उमंगों से भर गया है। हम दोनों बचपन से साथ खेले हैं, पढ़े हैं, और अब इतने साल बाद मिल रहे हैं तो बातें तो होंगी ही ना, और वो भी दिल खोल कर। हाँ, मुझे पता है कि पुराने दोस्तों की मुलाकात में बातों का कोई अंत नहीं होता, लेकिन जरा धीरे धीरे बातें कीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो पूरा दिन पड़ा है। आराम से बैठिए, चाय वाय पीजिए, फिर यादें ताजा कीजिए। ठीक कहती हो भाग्यवान, लेकिन दिल की बात रोकनी मुश्किल हो जाती है। कभी कभी पुराने दिनों की यादें ऐसे दिल में उमड़ पड़ती हैं जैसे बरसों पुराना झरना फिर से बहने लगा हो। अच्छा, अब आप दोनों बैठकर आराम से बातें कीजिए। मैं अंदर जाकर चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। इतने दिनों बाद मेहमान आया है तो कुछ अच्छा सा बनाना तो बनता है। हाँ भाग्यवान, देखो जरा ध्यान से, श्याम के लिए गरम गरम चाय बनवाओ और साथ में कुछ नमकीन भी ले आओ। इतने दिनों बाद आया है तो सत्कार तो ठीक से होना चाहिए। रामलाल के ऐसा कहने के बाद शांति अंदर चली गई और दोनों दोस्त श्याम और रामलाल बातें करने लगे। अरे श्याम, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ भाई। तो बता, तू कैसा है? तेरे घर परिवार में सब कैसे हैं? तेरी अम्मा की तबीयत अब ठीक है ना? और तेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? इतने दिनों से तेरी कोई खबर ही नहीं मिली। मैं तो सोच ही रहा था कि तू मुझसे रूठ गया है क्या। अरे नहीं रामलाल, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जिंदगी के झमेलों में फंस गया था। काम, घर, बच्चों की जिम्मेदारी, सब कुछ संभालना पड़ता है। बाकी मैं ठीक हूँ और घर पर भी सब बढ़िया है। हाँ, थोड़ा काम का दबाव जरूर रहता है, पर भगवान की दया से सब संभल जाता है। अब तू बता, तेरे यहाँ सब कैसे हैं? भाभी कैसी हैं? बच्चे ठीक है ना? क्या बताऊं श्याम, दिल भारी हो जाता है इन बातों पर सोचकर। घर में सब ऊपर से तो ठीक दिखता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है। तू तो जानता ही है, मेरी 2 बहुएं हैं। मैं दोनों को अपनी बेटियों जैसा प्यार देता हूँ, पर तेरी भाभी उसे छोटी बहू से जाने क्यों हमेशा शिकायत रहती है। हर छोटी छोटी बात पर उसे डांट देती है, ताने मारती है। मैं समझाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन वो सुनती ही नहीं। कहती है कि छोटी बहू में संस्कार नहीं है और बड़ी बहू जैसी इज्जत नहीं करती। मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर श्याम। घर में माहौल ही बिगड़ गया है। श्याम, रामलाल की ये सारी बातें सुनकर प्रिया ने जो उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, वो सब कुछ रामलाल को बता देता है। हाँ श्याम, मुझे अब सब समझ में आने लगा है, पर मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा। कभी कभी जिंदगी में कुछ बातें समय को ही सुलझाने देनी चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन तेरी भाभी को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। बस अब उसी दिन का इंतजार है जब घर में फिर से प्यार और शांति लौट आएगी। इतने में सपना चाय लेकर आती है। चाचा जी, पिताजी, आप दोनों जरा चाय पी लीजिए। मैंने अभी अभी ताजी चाय बनाई है। सोचा कि आप दोनों साथ बैठे हैं तो अपने हाथों की बनी चाय पिलाकर थोड़ा सुकून पालूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप दोनों इस तरह बैठकर पुरानी बातें करते हैं। बेटी, सच कहूँ तो तेरे संस्कार देखकर दिल खुश हो जाता है। आजकल के जमाने में ऐसे आदर और अपनापन बहुत कम देखने को मिलता है। तो सच में इस घर की शान है। तुझसे मिलकर आज मन को बड़ी शांति मिली है। भगवान तुझे हर सुख संपत्ति और लंबी उम्र दे और तेरी हंसी कभी न थमे। चाचा जी, आप भी ना इतनी तारीफ मत कीजिए। मुझे तो बस यही अच्छा लगता है कि घर में सभी खुश रहें। आप आते हैं तो घर का माहौल ही बदल जाता है, एक अलग सी रौनक छा जाती है। वैसे आप कभी कभी हमारे घर आया कीजिए। आप तो अब बहुत कम दिखाई देते हैं। हम सब आपको बहुत याद करते हैं।
हाँ भाई श्याम, ये बात तो बिल्कुल सही कही इसने। तू पहले तो हर हफ्ते मिलने आ जाता था, कभी शाम को बैठकर चाय, कभी पुराने दिनों की बातें। अब तो महीनों बीत जाते हैं और तेरी सूरत भी देखने को नहीं मिलती। मुझे सच कहूं तो तेरी बहुत याद आती है। वो पुराना दौर जब हम बिना किसी चिंता के साथ बैठते थे, अब बस यादों में ही रह गया है। रामलाल, ऐसा मत कर यार, तू जानता है तेरे बिना मेरा भी मन नहीं लगता। हर बार सोचता हूँ कि इस बार जरूर जाऊंगा, तेरे साथ पुरानी बातें करूंगा, लेकिन वक्त जैसे फिसल जाता है हाथ से। काम, जिम्मेदारियां, सब कुछ ऐसा है कि खुद के लिए भी वक्त नहीं बचता। पर सच मान, तेरे और तेरे परिवार के लिए मेरे मन में हमेशा वही अपनापन है। ऐसे ही दोनों दोस्त चाय पीकर घूमने चले जाते हैं। कुछ समय बाद प्रिया बाहर से हाथ में एक थैली लेकर घर आती है। अरे दीदी, आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। घर पर मेहमान आए हैं, पिताजी के बचपन के दोस्त श्याम चाचा आए हैं। आप जानती है ना पिताजी उन्हें कितना मानते हैं। उन्होंने तो आते ही आपका भी हाल पूछा। सपना के ऐसे कहने पर प्रिया गुस्से से बोली, अरे काली, कहें कि मेहमान आए हैं तो आने दो, मेरा क्या काम है उसमें? मैं उनके लिए क्या कर लूं? हर बात में मुझे ही क्यों बीच में लाया जाता है? मुझे बहुत काम है, मुझे परेशान मत करो। नहीं दीदी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, आपको बुलाने का मन हुआ इसलिए बोल दिया। वैसे आपके हाथ में ये जो थैली है उसमें क्या रखा है? अरे तुझे इन बातों से क्या मतलब? जो भी है मेरा सामान है, हर चीज के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तू बस अपने काम से काम रख, समझी? मेरे से मतलब मत रखा कर। शकल है नहीं पूछने चली मुझसे। प्रिया की ऐसी बातें सुनकर सपना को बुरा लगा और प्रिया ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। रात का समय है। रामलाल अकेले चारपाई पर दुखी मन से बैठे हैं क्योंकि उनका दोस्त श्याम घर लौट गया है। तभी शांति उनके पास आती है और कहती है, सुनते हो जी, एक बात पूछनी थी आपसे। मेरी अलमारी में जो कुछ पैसे रखे हुए थे, क्या वो आपने निकाले हैं? क्या? नहीं भाग्यवान, मैंने तो कोई पैसे नहीं निकाले। अचानक ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि जब मैं शाम को अलमारी खोलने गई तो पैसे वहाँ थे ही नहीं। मैंने 2 बार देखा, एक एक खांचा टटोल लिया, लेकिन वो नोट का बंडल कहीं नहीं मिला। पहले तो मैंने सोचा कि शायद आपने किसी जरूरत में निकाल लिए होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं लिए तो फिर पैसे गए कहाँ? भाग्यवान, तुम परेशान मत हो सकता है अजय या विजय ने किसी काम के लिए निकाल लिए हों। दोनों बच्चे हैं, किसी जरूरत में पैसे उठा लिए होंगे। चलो उन्हें बुलाकर पूछ लेते हैं। नहीं जी, अजय और विजय दोनों ऐसे नहीं हैं। वे मुझसे बिना पूछे कभी भी मेरी अलमारी को हाथ नहीं लगाते। मैं जानती हूँ उन्हें, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे तो लगता है वो काली ने ही निकाले होंगे पैसे। अरे भाग्यवान, तुम बेवजह इतनी बात को बढ़ा रही हो। थोड़ा सब्र रखो, मैं अभी दोनों को बुलाकर पूछ लेता हूँ, पता चल जाएगा कि असल में मामला क्या है। ऐसा कहकर रामलाल अजय और विजय को पुकारते हैं और थोड़ी देर बाद विजय, अजय और दोनों की पत्नियां बाहर आ जाती हैं। अरे बेटा अजय, विजय, तुम दोनों ने अपनी माँ की अलमारी से कुछ पैसे लिए हैं क्या? नहीं पिताजी, मैंने माँ की अलमारी से कोई पैसे नहीं लिए। हाँ पिताजी, मैंने भी माँ की अलमारी से कोई पैसे नहीं लिए और मैं माँ से बिना पूछे उनके पैसे कभी नहीं लेता। कुछ हुआ है क्या पिताजी? वो दरअसल बेटा, तुम्हारी माँ की अलमारी से कुछ पैसे गायब हुए हैं। मुझे लगा था कि तुम दोनों में से किसी ने किसी जरूरत के लिए होंगे, लेकिन अगर तुम दोनों ने पैसे नहीं लिए तो फिर पैसे गए कहाँ? रामलाल के ये सब कहने के बाद प्रिया को डर लगने लगा क्योंकि पैसे किसी और ने नहीं, उसने खुद ही अलमारी से निकाले थे। उन्हीं पैसों से वो दिन में बाहर जाकर अपने लिए गहने लेकर आई थी। जब सपना ने उससे पूछा था कि बस्ते में क्या है, तो उसने गुस्से में बात को टाल दिया था। अब उसे डर था कि कहीं वो पकड़ी न जाए, इसलिए तुरंत बोल उठी, अरे पिताजी, मुझे लगता है कि पैसे सपना ने ही निकाले होंगे। मैंने उसे दिन में माँ के कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। सपना ये सुनकर हैरान हो गई और बोली, दीदी आप क्यों झूठ बोल रही हैं? मैं तो आज पूरे दिन माँ के कमरे में गई ही नहीं, और मैं भला माँ की अलमारी से पैसे क्यों निकालूंगी? मैं तुझे बचपन से जानती हूँ काली कहीं की, तूने ही माँ के कमरे से पैसे चुराए हैं। प्रिया की ये बातें सुनकर रामलाल ने गुस्से में कहा, प्रिया बेटी, सोच समझकर बातें बोलो, जो भी मुंह में आता है वही बोले जा रही हो। प्रिया बहू सही कह रही है, सपना ने ही अलमारी से पैसे निकाले होंगे, नहीं तो और कौन लेगा अलमारी से पैसे? उसी ने निकाले हैं। प्रिया और शांति की ये उल्टी सीधी बातें सुनकर रामलाल को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, भाग्यवान, अभी इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। मैंने कह दिया, सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ। सही समय पर ऊपर वाला असली चोर को जरूर सामने लाएगा। रामलाल वैसे तो बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन जब भी गुस्सा होते थे तो उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता था। इसलिए उनके ऐसे कहने पर सबने इस विषय को छोड़ दिया और अपने अपने कमरों में चले गए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब रामलाल प्रिया के कमरे के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने प्रिया को फोन पर बात करते हुए सुना। उस दिन तो मैं डर ही गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मांझी मुझे बहुत प्यार करती है, वो मुझ पर कभी शक नहीं करेंगी, और वैसे भी मैंने उल्टा सपना को खसा दिया। ये सुनकर रामलाल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उस समय चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें ये सच सबके सामने लाना था।
रात को रामलाल घर के सब लोगों को बुला लेते हैं। पिताजी, कुछ हुआ है क्या? आपने हम सबको ऐसे एक साथ क्यों बुलाया है? हाँ बेटा, एक बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ की अलमारी से जो पैसे गायब हुए थे, उसका असली दोषी मिल गया है। रामलाल की ये बात सुनकर प्रिया डर जाती है। असली दोषी यही हमारे बीच ही है और भाग्यवान वो तुम्हारा बहुत प्यारा है। अरे जी, आप सीधे सीधे बोलिए ना, कौन है? अरे भाग्यवान, तुम्हारा प्यारा, तुम्हारी बड़ी बहू ने ही तुम्हारी अलमारी से पैसे चुराए हैं। मेरे पास उसका सबूत है कि बड़ी बहू ने चोरी की है। जब मैं बहू के कमरे से गुजर रहा था तो मैंने खुद बहू के मुंह से सुना कि उसी ने चोरी की है। मैंने अपने फोन में वीडियो भी बनाई है। बताओ बहू, मैं दिखा दूं रिकॉर्डिंग? रामलाल की ये बात सुनकर सब हैरान रह गए और प्रिया के पास अब बचने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए उसने खुद अपनी गलती स्वीकार कर ली। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैंने ही पैसे चुराए थे। देखा भाग्यवान, जिसे तुम इतना अपना मानती थी और इतना प्यार करती थी, उसी ने आज तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया। और जिससे तुमने कभी प्यार से बातें भी नहीं की, वही हमेशा तुम्हारे अच्छे के लिए सोचती रही। सपना जैसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। मैंने तुम्हें कहा था ना, सही समय पर तुम्हें सब समझ आ जाएगा, और आज वो समय आ ही गया। ऐसे ही शांति को सब कुछ समझ आ गया और उन्होंने सपना से माफी मांग ली। प्रिया ने भी अपनी गलती मान ली और सपना के पैरों में गिरकर माफी मांग ली। उस दिन के बाद से शांति दोनों बहुओं को समान नजरों से देखने लगी और रामलाल का पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।